फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि तय था कि हम लोग आज उस पहलू पर बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी के वर्चुअल चरित्र से जुड़ा हुआ है। उसके कुछ पहलुओं की चर्चा मैंने कल की बातचीत में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्चुअल चरित्र की जो इमेज है वो उनकी वास्तविक जीवन की इमेज से मेल नहीं खाती। वास्तविक जीवन में वो क्या हैं ये तो उनके करीब के लोग जाने, लेकिन जो करीब से जानते हैं वे अब हजम नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो अपना वर्चुअल चरित्र और वर्चुअल पहचान बनाई है वो बहुत ही विशाल है। उसके साथ में किसी की भी पहचान की कोई तुलना संभव नहीं है। कोई तुलना संभव नहीं, हम चाहें या ना चाहें कोई संभव नहीं है। वर्चुअल चरित्र की जो नरेंद्र मोदी के चरित्र की जो बुनियादी खूबी है वो क्या है? नरेंद्र मोदी के वर्चुअल चरित्र की बुनियादी विशेषता है जब भी बोलो एक बड़ा झूठ बोलो। जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतनी ही बड़ी इमेज वर्चुअल आपकी क्रिएट करेगा। जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने ये इस वर्चुअल पैराडाइम में पैर रखे हैं, उन्होंने इस नियम का ईमानदारी से पालन किया है और इस अर्थ में वे वर्चुअल रियलिटी के वास्तव नायक हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि वो वास्तव नायक हैं तो वो मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं व्यंग में नहीं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के लिए झूठ एक एसेंशियल एलिमेंट है। आप वर्चुअल कम्युनिकेशन झूठ के बिना कर ही नहीं सकते। और जब किसी नेता का पूरा चरित्र, उसका पूरा प्रोपेगेंडा वर्चुअल रियलिटी पर केंद्रित हो और उसने अपने पूरे व्यक्तित्व का गठन वर्चुअल रियलिटी की मांगों के आधार पर किया हो, तो वैसी स्थिति में मूल्यांकन जो यथार्थवादी ढंग से हम लोग करते रहते हैं उस मूल्यांकन में समस्याएं होती हैं। इसलिए जो पहली जो चीज जो आज के संदर्भ में वो यह कि नरेंद्र मोदी के वर्चुअल चरित्र की जो खूबी है वो क्या है? वो ये है कि महाझूठ बोलो। आप जितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आप उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। हम लोग भी बोलते हैं झूठ जीवन में, प्रतिक्षण बोलते हैं। मान लो मैं अभी घर में बैठा हुआ हूं और कोई फोन आ जाए, मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं उससे रियल बात नहीं कहता कि मैं घर में बैठा हुआ हूं, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं या अपने बेटे से बात कर रहा हूं या अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं अभी व्यस्त हूं, अभी मीटिंग में हूं, अभी बाहर हूं। यानी हम जब से इस वर्चुअल कल्चर में दाखिल हुए हैं हम पग पग पर झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस झूठ की विशेषता को एक तरह से अपनी पूरी की पूरी चरित्र गठन की जो संरचना है उसका आधार बनाया है। और जब आप वर्चुअल चरित्र अपना बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं और वर्चुअल नायक की तरह व्यवहार करते हैं, तो जाहिर है कि आपके पास में एक महा झूठ के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। आप जब भी बोलेंगे एक बड़ा झूठ बोलेंगे, छोटा झूठ नहीं। छोटा झूठ तो हम लोग बोलते हैं, नरेंद्र मोदी छोटा झूठ नहीं बोलेंगे। लॉकडाउन जो हुआ 3 बार हो चुका है, चौथे में दाखिल होने वाला है, यह उस महा झूठ का एक आदर्श नमूना है।
सारी दुनिया में लॉकडाउन जहां जहां देशों में, विभिन्न देशों ने किया है, चाइना ने किया, इटली ने किया, दोनों निकल के बाहर आ गए, अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। जहां जहां लॉकडाउन हुआ वहां लॉकडाउन के बाद में स्थितियां सुधरी, बिगड़ी नहीं। बीमार लोगों की संख्या घटी, मरने वालों की संख्या घटी, नॉर्मलसी लौटी। लेकिन हमारे यहां लॉकडाउन रियल सेंस में था ही नहीं, वो फेक सेंस में था। तो सरकार ने खाली लॉकडाउन की घोषणा की थी, सरकार ने लॉकडाउन के साथ में जो चीजें करनी है वो की नहीं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गई लॉकडाउन बंद करके। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी के वर्चुअल चरित्र की जो केंद्रीय विशेषता है, महाझूठ। आप जितना बड़ा झूठ बोलेंगे, आप नरेंद्र मोदी के सारे जो डिक्लेरेशन हैं, घोषणाएं उठाकर देखिए आप, उन सारे डिक्लेरेशंस की धुरी है महाझूठ। और ये वर्चुअल रियलिटी में दाखिल होने वाले हर नायक की मजबूरी है। वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम में जो भी नायक दाखिल होगा उसकी मजबूरी है। एक नमूना ले रहा हूं मैं आपको इस मतलब झूठ का। लॉकडाउन 4 डिक्लेयर किया गया और लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन आपके सामने में, वो लॉकडाउन 3 तक जो कुछ हुआ है मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मेरा मानना है कि वो एकदम फार्स था, लॉकडाउन एकदम फार्स था, लॉकडाउन रियल सेंस में इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। लॉकडाउन की जो ट्रू स्पिरिट थी, वो ट्रू स्पिरिट क्या थी? जनता के बीच में जाओ, जांच करो, ट्रीटमेंट करो। तो आपने तो इतना जांच की ना ट्रीटमेंट किया, खाली लॉकडाउन डिक्लेयर किया। लोगों की मदद करो, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी की नौकरी चली गई, हर तरह से मदद करो लोगों की। तो आपने मदद भी नहीं की लोगों की। इसका मतलब है कि आपने लॉकडाउन खाली कागज पर डिक्लेयर किया था, एक्चुअल में लॉकडाउन आपने किया ही नहीं। और अभी जो लॉकडाउन 4 जो आपने डिक्लेयर किया है, अभी अगर मुझे यह कहने का आप मौका दें कि लॉकडाउन जो भारत में हुआ वो क्या था, तो मैं कहूंगा उत्पीड़न, उत्पीड़न, उत्पीड़न। वह जनता के साथ में सबसे बड़ा फरेब था। और इस फरेब का प्रमाण अब हर सड़क पर दिखाई दे रहा है। अदालत की हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने झूठ बोला, किसी जज की हिम्मत नहीं है। केंद्र सरकार ने यह झूठ बोला कि सब व्यवस्था कर दी गई है, सब लोग कैंप में रह रहे हैं, सबको खाना मिल रहा है, सब कुछ थम चुका है, सड़क पर कोई नहीं है। 23 लाख लोग बाकायदा राहत शिविरों में पहुंचा दिए गए हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन हम वर्चुअल रियलिटी में जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें एक चीज समझनी होगी कि आखिर जज इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। एक साधारण नागरिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ में ऑर्डर जारी करता है, सुनवाई करता है। यहां कोर्ट के सामने लगातार विजुअल्स घूम रहे हैं, जजों के सामने विजुअल्स घूम रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घूम रहा है, लेकिन जजों की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे महाझूठ के शिकार हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो डरे हुए हैं, नहीं, वो डरे हुए नहीं हैं। असल में वर्चुअल रियलिटी की ये एक ब्यूटी है, महाझूठ। नरेंद्र मोदी ने उसे अपने प्रचार का, अपने दैनंदिन आचरण का हिस्सा बनाया है।
आप इस बात को समझने के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी आपको ठगते रहेंगे। वर्चुअल रियलिटी में आप जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना, आप उतने सुंदर होते नहीं हैं। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में इनबिल्ट झूठ है। इस चीज को समझें हम लोग। नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? इंटरनेट में मिलेंगे या झूठ के पार मिलेंगे? नरेंद्र मोदी असल में आपको झूठ के पार मिलेंगे, वर्चुअल के पार मिलेंगे। वर्चुअल में जो नरेंद्र मोदी है उसे आप पछाड़ नहीं सकते। वर्चुअल में जो नरेंद्र मोदी है उसने लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया है। उसने सारी जनता से झूठ बोल के, सारे देश से झूठ बोल के लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया। उसने अदालत से भी झूठ बोला को उसने ईमानदारी से 23 लाख मजदूरों के राहत शिविरों में व्यवस्था कर दी है। तो नरेंद्र मोदी को पछाड़ने के लिए, परास्त करने के लिए आप वर्चुअली उसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप वर्चुअली झूठ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी क्यों छोटा लगता है? क्योंकि राहुल गांधी सच बोलता है। राहुल गांधी जिस समय बड़ा झूठ बोलने लगेगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा और ताकतवर और महानायक लगेगा। वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम में जब आपका प्रोपेगेंडा संगठित किया जाए तो उसकी पहली शर्त है, पहली मांग है कि आप महाझूठ बोलें। आप महाझूठ बोले बिना आप अपने प्रोपेगेंडा को संगठित नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे महाझूठ बोला जा रहा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपने ये कह दिया कि ऑफिस सब लोग जा सकते हैं, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन है ना, सारे लोग ऑफिस जा सकते हैं। अब वहां संख्या नहीं है, 30% 33% जो पहले थी वो संख्या नहीं है। तो अगर अब लॉकडाउन में सब लोग ऑफिस जा सकते हैं तो आप ये बताइए फिर रेस्टोरेंट खोलने में क्या परेशानी है? पूरी तरह से रेस्टोरेंट खुले, लोग बैठ के खाना खाएं। लोग बैठ के जब ऑफिस में काम कर सकते हैं तो वे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकते? जब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए माल ढुलाई के ट्रक जा सकते हैं तो जनता को लेके बसें क्यों नहीं जा सकती, ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? यह फ्रॉड किस लिए हो रहा है? अरे क्या कोरोना वायरस ने यह कहा है कि वो माल के ट्रक पर वो चिपकेगा नहीं और जो आदमी जिसमें जाएंगे उस पर चिपकेगा? वो है किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? बाजार खुलेंगे, लोग बाजार में जाएंगे, ऑफिस खुलेंगे, ऑफिस में 100% अटेंडेंस रहेगी। तो ये रेस्टोरेंट जिसमें 70 लाख लोग काम करते हैं, उस 70 लाख लोगों के उद्योग में फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोलने में क्या परेशानी है? मैं फिर लौट रहा हूं अपने पॉइंट पर। वर्चुअल रियलिटी में नरेंद्र मोदी जब भी दाखिल होते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार जब भी दाखिल होती है तो वो एक बड़े झूठ के साथ, एक महाझूठ के साथ दाखिल होती है। नरेंद्र मोदी के पूरे 6 साल के कैंपेन की यह धुरी है महाझूठ। लॉकडाउन उसका अंतिम पड़ाव है, अब आगे नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं। लॉकडाउन को कैसे देखेंगे? लॉकडाउन को कैसे देखें? राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है ये? जी नहीं। लॉकडाउन का फैसला इसलिए नहीं लिया कि आपको हिंदुस्तान की जनता की रक्षा करनी थी। लॉकडाउन का फैसला इसलिए लिया कि आपको हिंदुस्तान की संपदा का निजीकरण करना था और हिंदुस्तान की जनता को उत्पीड़ित करके घरों में बंद करना था। आपने खाली लॉकडाउन को और कोरोना के संक्रमण को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जिससे कि आप पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकारी संपदा का निजीकरण कर सकें।
और हिंदुस्तान की जो वर्किंग क्लास जो आपको एकदम फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती, आपने उस हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास को एकदम उत्पीड़ित किया। तो लॉकडाउन का पर्पज वह नहीं है जो आप बता रहे हैं। लॉकडाउन का पर्पज है जनता का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और जनता की संपत्ति का अपहरण। आप कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी की संपत्ति, एक साधारण आदमी की आमदनी जीरो हो गई और मुकेश अंबानी की कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ गया। तो लॉकडाउन किसके हित में है? आम आदमी के हित में है। ये आम आदमी में आपने 5 लोगों के लिए भी पैरासीटामोल की गोली नहीं दी। पूरे देश में कहीं पर भी केंद्र सरकार के शिविर नहीं दिखाई दिए जहां गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। दिल्ली में भी नहीं थे। मैंने लगातार अपने इस फेसबुक लाइव की बातचीत में मैंने लगातार इस बात को प्रश्न के तौर पर उठाया कि केंद्र सरकार बताए कि उसके शिविर कहां चल रहे हैं, आरएसएस के लोग बताएं कि वे कहां खाना खिला रहे हैं। 50 दिन में वे ये नहीं बता पाए कि वे कहां खाना खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने वर्चुअल पैराडाइम चुना है, वर्चुअल रियलिटी में आप अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वर्चुअल रियलिटी में आप सबसे सुंदर कब लगते हैं? जब आप सबसे अधिक झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। लॉकडाउन सबसे बड़ा झूठ था और आज भी है। नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? वर्चुअल रियलिटी में नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? नरेंद्र मोदी सच्चाई में नहीं मिलेंगे, नरेंद्र मोदी बिग लाई में मिलेंगे, जहां बड़ा झूठ होगा, महाझूठ होगा। आपने कभी राजनीति करने वाले हमारे जो दोस्त हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो इस चीज को समझें कि वर्चुअल रियलिटी के तहत जो प्रोपेगेंडा का मॉडल नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उस मॉडल की ब्यूटी है महाझूठ। इस झूठ की काट क्या हो सकती है? सोचिए, आप लोग सरकार चलाते हैं, विपक्ष चलाते हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी झूठ के बिना अपना काम नहीं करती, वो कम्युनिकेट नहीं करती। मैं अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा हूं मेरी हालत बहुत खराब है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा हूं। यह सबसे बड़ा झूठ। अब एक दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं हम लोग। वो ये कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक और भी है जो चीज आपके दिमाग में बैठाई गई है। ये ध्यान रखिए, महाझूठ को ध्यान रखिएगा, महाझूठ भूलिए मत। नरेंद्र मोदी ने एक चीज हम लोगों के जेहन में बिठा दी गई है कि जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वही भविष्य को भी नियंत्रित करता है। क्या आप ऐसा ही देखते हैं? क्योंकि जब आपने 130 करोड़ लोगों का लॉकडाउन में 50 दिन मैनेजमेंट कर लिया, तो आपको लगता है कि आपने भविष्य का भी मैनेजमेंट कर लिया। लेकिन चीजें इतनी सरल और सीधी सादी नहीं है। चीजें इस तरह से एकदम स्ट्रेट इसी रूप में नहीं जाएंगी आगे। ये बदलेंगी, ये बदलेंगे, ये विजुअल्स बदलेंगे, ये विजुअल्स बदलेंगे। ये जो भाइयों और बहनों करके जो आपने जो भाषा बनाई थी और इसमें जनता को गायब किया था, वो जनता रोड पर आ चुकी है।
भारत में लोकतंत्र का मतलब है पीड़ित जनता, और वो पीड़ित जनता अब सारी बंदिशें तोड़कर अपने टीवी का मैनेजमेंट किया, आपने और भी चीजों का मैनेजमेंट किया, आपने बाकायदा ओपिनियन का भी मैनेजमेंट किया, आपने सारे जितने भी ओपिनियन मेकर थे वो सब परचेज कर लिए, आपने सारे चैनल भी परचेज कर लिए, आपने सारे होर्डिंग इंटरनेट पर लिखने वाले सब परचेज कर लिए, लेकिन इसके बावजूद वो उत्पीड़ित जनता निकल कर आई है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान का भविष्य बहुत सुंदर देख रहा हूं। मैं वो सुंदर भविष्य नहीं देख रहा जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिहाज से तो वह कल्पना सिर्फ वही है जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हुई थी। ध्यान लीजिए आप, 1918 में जो भयानक महामारी आज से 100 साल पहले जो आई थी, जिसमें भारत के लाखों लोग मर गए थे, तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के लोग सोच रहे थे कि अब और 100 साल शासन करेंगे। लेकिन उस दबी कुचली जनता ने महात्मा गांधी पैदा कर दिया। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अब कोई गांधी पैदा नहीं होगा। उन्नीस सौ 18 की महामारी को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि हिंदुस्तान में ऐसा विशाल जन आंदोलन होगा जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सारे दुख भूल के पार्टिसिपेट करेंगे। कोरोना में इतने लोग नहीं मरे जितने उस समय मरे थे। कोरोना अभी पूरे पीक पर जाए तब भी उतने लोग नहीं मरेंगे जितने मर चुके हैं। और उसने गांधी को पैदा किया था और एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स को पैदा किया था। गांधी का मतलब कांग्रेस का मतलब वह नहीं है, कलेक्टिव पॉलिटिक्स। अगला भविष्य का लोकतंत्र का एजेंडा होगा सामूहिक जनतांत्रिक राजनीति की नए सिरे से शुरुआत, और वो जनता के आंदोलन से होगी। और वह आंदोलन आप तय मानिए प्रथम असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। कौन उसमें गांधी बनेगा कह नहीं सकता मैं, लेकिन तय है गांधी पैदा होगा। तय है उस आंदोलन से, जो अब आने वाला आंदोलन है, उससे भगत सिंह पैदा होंगे। तय मान लीजिए आप गिनती कीजिए 1918 और 1947 कितने साल लगे थे। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की चूल्हे हिला दी थी जनता ने। नरेंद्र मोदी तो भुनगा है, भुनगा जिसे कहें। हिंदुस्तान अभी दूसरा है, वो 1918 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एकदम अलग है। अभी हिंदुस्तान में जगह जगह विदेशी विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। यहां विपक्ष इतना ताकतवर है कि उसको जनता का भरपूर समर्थन मिला हुआ है। जान लीजिए आप। तो ये जो महाझूठ का जो वर्चुअल पैराडाइम जो तैयार किया गया, जो पिछले 6 साल से इंटैक्ट चल रहा था, उस पैराडाइम में एक छेद लॉकडाउन ने किया है। ये अपना विलोम खुद नरेंद्र मोदी ने स्वयं रचा है और किसी ने नहीं। नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते और लॉकडाउन लागू करते, ईमानदारी से लागू करते, तो शायद जनता में इतना रिएक्शन नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी मजबूर है वर्चुअल रियलिटी में रहने के कारण एक बड़े झूठ को बोलने और बड़े झूठ को जीने के लिए मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी अपनी वर्चुअल इमेज के बाहर निकल नहीं सकते। आप लाख कोशिश कीजिए, हम लाख गुजारिश करें, नरेंद्र मोदी कभी आपको जनता के बीच में नहीं मिलेंगे। वो पिछले 6 साल में कभी जनता के बीच में नहीं गए। पिछले 6 साल में कितने हमले हुए आतंकियों के, सैकड़ों सैनिक मारे गए, किसी भी सैनिक के घर नरेंद्र मोदी नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जनरक्षक, ये वर्चुअल इमेज थी जो फेक इमेज है।
नरेंद्र मोदी नोटबंदी के समय कभी लाइन में लगे हुए लोगों के पास मिलने नहीं गए, लेकिन वो सबसे बड़े जनरक्षक हैं, क्योंकि ये वर्चुअल पैराडाइम है। नरेंद्र मोदी लॉकडाउन में भी अपने घर के बाहर नहीं निकले। नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज एक महाझूठ के पैराडाइम पर तैयार की गई है, और यही वर्चुअल रियलिटी की डिमांड है। नरेंद्र मोदी को महानायक किसने बनाया? वर्चुअल रियलिटी ने। तो नरेंद्र मोदी जिस दिन अपने वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम के बाहर निकलेंगे, नरेंद्र मोदी बहुत बौने लगेंगे। नरेंद्र मोदी बौना नहीं पसंद करते अपने। नरेंद्र मोदी की इमेज यहां से दिखाई देगी नहीं, आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यह उसका अपना एक कमिटमेंट है, एक वर्चुअल नायक का कमिटमेंट है अपनी आइडियोलॉजी से, अपने चरित्र के गठन की विचारधारा से, कि वह कभी भी अपनी वर्चुअल इमेज के बाहर नहीं निकलेगा। आप तलाश कीजिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आप तलाश कीजिए कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया है, डिनर किया है, नाश्ता किया है। वे नरेंद्र मोदी दूसरे थे जो कि बीजेपी के ऑफिस में रह के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के खाते थे। यह वो नरेंद्र मोदी नहीं है। यह वर्चुअल रियलिटी का नायक है, जिस नरेंद्र मोदी की छाया के पास कोई फटक नहीं सकता। अरे कैबिनेट मिनिस्टर तो मिल ही नहीं सकते। अब देखिए, ब्यूटी देखिए, पूरा देश चल रहा है संविधान ठेंगे पर, पार्लियामेंट ठेंगे पर, कैबिनेट ठेंगे पर देश चल रहा है, क्योंकि वर्चुअल नायक को अबाध अधिकार हैं। कैसा नायक है ये पॉपुलिज्म का वर्चुअल नायक है। पॉपुलिज्म का वर्चुअल नायक नहीं, करेला और नीम चढ़ा। एक तो पॉपुलिज्म वैसे ही अतरंजित भाव में होता है, और उसमें भी वो वर्चुअल। तो वर्चुअल रियलिटी की ब्यूटी है कि वहां 2 और 2 4 नहीं होते मित्र, वहां 2 और 2 5 होते हैं। और जब एक बार कह दिया 2 और 2 5, तो फिर जनता भी कहती है 2 और 2 5। नरेंद्र मोदी से कन्विंस हैं लोग, और आप वर्चुअल रियलिटी को, उसके मूल्यांकन को सामने नहीं लाना चाहते, तो आप तय मानिए नरेंद्र मोदी अबाध गति से दौड़ेंगे। लेकिन मेरे जैसे लोग जो मैं नरेंद्र मोदी पर तब से लिख रहा हूं जब से ये 2007 से इस वर्चुअल इमेज पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया इसे। 2002 के भयानक दंगे नरेंद्र मोदी के शासन में हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज को आप टच नहीं कर पाए, मीडिया टच नहीं कर पाया। क्यों टच नहीं कर पाया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपना जो चरित्र गठन किया वो वर्चुअल रियलिटी के आधार पर किया, वर्चुअल कम्युनिकेशन के आधार पर किया, और गुजरात का इलेक्शन जीता। मैं अकेला था, यह बात अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अकेला था। हमारे जितने भी मीडिया के दोस्त हैं वो नरेंद्र मोदी को वर्चुअल नायक की तरह नहीं देख रहे थे, और यही वजह वे असफल हुए। नरेंद्र मोदी के कुछ लगा, ये टेस्ट था, ये आरएसएस का भी टेस्ट था कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी में एक आदमी को टेस्ट करके देखा, और देखा कि वो क्लिक कर गया, जिसके शासन में सैकड़ों लोग दंगे में मारे गए हो, अरबों खरबों की संपत्ति की लूट हुई हो, और वो एकदम जीत जाए। अपने राज्य की जनता को फेनेटिक बना दे, पूरा राज्य का प्रशासन तंत्र क्रैक कर दे, सांप्रदायिक कर दे उसको, यहां तक कि न्यायपालिका का भी सांप्रदायिकीकरण कर दिया वहां, और इसके बावजूद वो जीत गए। इस बात को न कांग्रेस समझी न वामपंथी समझे, और मेरा उपहास उड़ाया गया, मुझे मालूम है। कहा अरे क्या जगदीश्वर जी वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, ये सब ये अमेरिका के लिए चीजें हैं, ये सब नकली चीजें हैं, आप ये छोड़िए सब बातें।
अब नरेंद्र मोदी आपकी गले की हड्डी है। नरेंद्र मोदी वर्चुअल नायक है और वर्चुअल रियलिटी का वह एक बेस्ट प्रोडक्ट है। उसे हिटलर की जरूरत नहीं है, उसे कंसंट्रेशन कैंप की जरूरत नहीं है। उसने आपके हर घर को कंसंट्रेशन कैंप में बदल दिया है। आप पिछले 50 दिन से पूरा देश कंसंट्रेशन कैंप की तरह अपने घर में बंद है। आपने कभी महसूस नहीं किया इस बात को। तो वर्चुअल रियलिटी की पहली उपलब्धि क्या है कि आप जो देखते हैं आप उस पर मुग्ध हो जाते हैं। क्या चेहरा है, क्या कुर्ता है, क्या जैकेट है। ये जो वाह निकलती है आपके मुंह से, यही आपकी सबसे बड़ी पराजय है। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में जो कुछ है वो फेक है, फेक है और फेक है। उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। आज भी अगर आप इस बात को मान लें और समझ जाएं कि वर्चुअल रियलिटी में कैसा वर्चुअल नायक बना है और वो कैसे बिग झूठ बोलता है, बड़ा झूठ बोलता है, महा झूठ बोलता है, और वही वो कोई पॉलिटिकल एश्योरेंस नहीं है, वो कोई स्कीम लागू नहीं कर रहा। आपको गलतफहमी है। उसने डिक्लेयर किया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है। जनता ने मान लिया 20 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन उस पैकेज में क्या था? जीरो। वहां तो एक ही पैकेज था जिसकी उसने चर्चा नहीं की। वो क्या था पैकेज? भारत के सभी उद्योगों का निजीकरण। जो भी सरकार के पास था वो सब निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। यह बात उसने कही ही नहीं। यह बात उसके मैनिफेस्टो में नहीं है। यह बात उसकी कभी किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं आई, बल्कि वो यही कहता रहा कि मैं देश की संपदा की रक्षा करूंगा। और उसने ये कह के, ये सबसे बड़ा झूठ था उसका। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इस चीज को हजम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई नेता, कोई पार्टी बिग लाई के आधार पर कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीत सकती है। वर्चुअल रियलिटी के प्रोपेगेंडा के पैराडाइम में बिग लाई, महाझूठ एक सबसे बड़ा उपकरण है जिसे आपको मानना होगा। एक अन्य चीज, एक चीज समझिए आप, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं, और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस से निकली हुई चीज है। नरेंद्र मोदी के इस वर्चुअल प्रोपेगेंडा से हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षित सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, जो लोग रोज घंटों इंटरनेट पर रहते हैं। इसलिए मैंने पिछली बातचीत में ये बात कही थी कि आप अपने को थोड़ा सा ये कंप्यूटर और मोबाइल पर विश्वास करने की बजाय अपनी अनुभूतियों पर विश्वास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम लोग अपनी आदत से लाचार हैं। हमारे लिए कंप्यूटर और मोबाइल, उसके मैसेज, वो ही एकमात्र सत्य है। उसके अलावा बाकी चीजें मिथ्या हैं। अभी हम इस धारणा में बंधे हुए हैं। हम इतनी आसानी से जाएगा नहीं है। हमें लगातार बोलना होगा लोगों को ये बात। इस पूरे क्रम में जो चीज फिर प्रूव हुई, मैंने एक बार अपनी मीडिया की किताब में मैंने इस चीज का जिक्र किया था। मुझे अचानक वो थॉमस जेफरसन का एक कोटेशन मुझे याद आया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कोटेशन क्या था? जिस व्यक्ति ने कभी अखबार नहीं पढ़ा वह बेहतर सूचना संपन्न है उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अखबार पढ़े हैं। जो कुछ नहीं जानता वह सत्य के ज्यादा करीब होता है उस व्यक्ति की तुलना में जिसके दिमाग में झूठी एवं विकृत सूचनाएं भरी हैं।
आप सिर्फ ये जो गरीब मजदूर जो कि कभी पढ़ते नहीं हैं, आप इनसे जाके मिलिए। मदद के लिए मत मिलिए, मदद मत दीजिए आप इन्हें, वो कर लेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो उसकी चिंता मत करिए। हम जो पढ़े लिखे लोग, सूचना संपन्न लोग हैं, और वे जो अनपढ़ लोग, जो सूचना विपन्न लोग हैं, आप जानिए कि वे यथार्थ के करीब हैं या हम यथार्थ के करीब हैं। आप उसे लाख समझाइए, लाख बताइए कि देश में क्या हुआ पिछले 6 साल में, वो आपका कोई तर्क नहीं मानेगा, वो आपकी कोई सूचना नहीं मानेगा, वो आपका कोई डाटा नहीं मानेगा। तो जो आपको सूचना विपन्न दिखाई दे रहा है, जो अति दरिद्र दिखाई दे रहा है, वह सत्य के ज्यादा करीब है। हम ये दिमाग से निकाल दें कि हम पढ़े लिखे लोग, जो ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, वे सत्य के करीब हैं, बल्कि सच यह है कि हम सत्य से कोसों दूर जा चुके हैं। सत्य हमारे हाथ से निकल चुका है, और सत्य हमारे हाथ से निकल चुका है, इसका एकमात्र सबसे बड़ा प्रमाण यह कि हम तो घर में बैठे हैं। हम तो प्रतिवाद में सड़क पर निकले ही नहीं, और जो सत्य के सबसे करीब था वो सड़क पर निकल पड़ा। उसने लॉकडाउन को अस्वीकार किया कि ये फेक है, ये उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। हमें देखना होगा कि इस पूरे प्रोपेगेंडा में सत्य के करीब कौन है, हम शिक्षित लोग या वो अशिक्षित जनता जो अभी सड़कों पर निकल पड़ी है, जिसे हम प्रवासी कह रहे हैं। हम मजदूर नहीं कह रहे, हम नागरिक नहीं कह रहे, वो भारत के ही लोग हैं, वो प्रवासी नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन्हें प्रवासी कहने वालों को। वो भारत के नागरिक हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी नागरिक हैं। अगर एक मजदूर प्रवासी है तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रवासी है। वो दिल्ली का रहने वाला नहीं है, वो गुजरात का रहने वाला है। हम देखना चाहते हैं किसी टेलीविजन चैनल में अगर यह साहस हो तो वो कह के दिखाए कि दिल्ली में जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं उसमें कितने लोग इस दिल्ली के रहने वाले हैं। सारे के सारे प्रवासी हैं। नरेंद्र मोदी प्रवासी नहीं हो सकते, लेकिन एक मजदूर प्रवासी हो सकता है। यही तर्कशास्त्र गढ़ा है हम लोगों ने, और हमें गुस्सा नहीं आता, हम आलोचना नहीं लिखते। हमारा खून एकदम पानी हो चुका है, विवेक एकदम मर चुका है हम लोगों का। कि जो इस देश का बाशिंदा है, जो इस देश के निर्माण में उसकी केंद्रीय भूमिका है, उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रवासी। और जिस व्यक्ति ने 1 घंटे ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, उसे हम कहते हैं देश का नागरिक और प्रधान नागरिक। प्रधान नागरिक मजदूर होते हैं। प्रधान नागरिक न राष्ट्रपति होता है न प्रधानमंत्री होता है। मजदूर आधुनिक समाज की बैकबोन है। मैं पहले भी लिख चुका हूं फेसबुक पर। मजदूर आधुनिक समाज का भगवान है। अगर मजदूर ना हो तो मंदिर बंद हो जाएं, मध्य वर्ग के लोगों के कलात्मक सांस्कृतिक उत्पादन ठप हो जाएं, हमारी सारी इंटेलेक्चुअल क्षमताएं धराशायी हो जाएं अगर मजदूर ना हो। मैंने लिखा भी था इस बात को कि आधुनिक काल में ईश्वर प्रेम से बढ़कर है मजदूर प्रेम। आप मजदूर को प्रवासी कहते हैं, मुझे भयानक क्रोध आता है इस पर। शर्म आती है मुझे कि यह मीडिया नहीं है, यह सारा का सारा मीडिया बिका हुआ है। शर्म नहीं आती इन मीडिया के लोगों को। अरे जरा पता करो कि चैनल के लोग कहां के रहने वाले हैं, ये चैनल के मालिक कहां के रहने वाले हैं। ये सब नोएडा के रहने वाले हैं क्या? क्या मुकेश अंबानी नोएडा के रहने वाले हैं? जिन चैनल के ऑफिस और मुख्यालय नोएडा में हैं, क्या वो चैनल के मालिक नोएडा के रहने वाले हैं या वो प्रवासी हैं? प्रवासी तो ये चैनल के मालिक हैं, मजदूर नहीं।
तो आपने मजदूरों की अपनी पहचान छीन ली, उन्हें प्रवासी बना दिया। वर्किंग क्लास एक क्लास है, उसकी मजदूर वर्ग की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। आपको शर्म क्यों आती है कहने में वो मजदूर हैं? मजदूरों को तो ये कहने में शर्म नहीं आती वो मजदूर हैं। उन्हें ये इसमें भी कहने में शर्म नहीं आती कि वो मेहनत करके कमाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो भूखों मर रहे हैं, वो पैदल जाना चाहते हैं। वो किसी भी चीज को बोलने में शर्माते नहीं है, क्योंकि वे सच में जीते हैं। हम सब लोग, मध्य वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग, शिक्षित लोग झूठ में जीते हैं। इसलिए हमें झूठ का महानायक, बिग झूठ बोलने वाला हमें सबसे अच्छा लगता है। मैंने पिछली बातचीत में यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी भाषा बदल दी है, पूरा डिस्कोर्स बदल दिया है। यह हिंदुस्तान के 40 लाख मजदूर हैं जो अपने घर लौट रहे हैं। यह वर्किंग क्लास है जो डिनाई करता है, मजदूर वर्ग डिनाई करता है, नरेंद्र मोदी के इस लॉकडाउन के घोषणा को डिनाई करता है, और वो पीसफुली गांधी की तरह प्रतिवाद कर रहा है। आप इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं, क्योंकि 1918 के बाद गांधी पैदा हुआ था। जान लीजिए, गांधी की ताकत, कांग्रेस की ताकत उस महामारी के बाद सबसे ज्यादा विशाल रूप में सामने आई, जिसमें हिंदुस्तान की जनता ने लाखों लोग खो दिए थे। इस महामारी में भी लोग जाएंगे, मरेंगे, लेकिन इसमें से कोई नया गांधी और कोई नया भगत सिंह भी पैदा होगा, कोई नया नेहरू भी पैदा होगा, कोई पटेल भी पैदा होगा। आप तय मान लीजिए। क्योंकि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जो सबसे बड़ा झूठ था, उसको एक्सपोज किया था। सक्षम प्रशासक माने जाते थे वे, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं। नरेंद्र मोदी का तो पूरे देश में चिराग नहीं जलता। नरेंद्र मोदी का चिराग शुरू होता है कुछ राज्यों में और खत्म। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का पूरी दुनिया में चिराग जलता था, सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन सूर्य अस्त होना शुरू हो गया। जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो सामान्य जीवन की परिस्थितियां हैं, जिसमें कि मजदूर वर्ग बाहर निकल आया है, वर्किंग क्लास बाहर निकल आया है। ये लोग गांव जाएंगे, अब ये गांव में अपनी दुनिया फिर नए सिरे से बसाएंगे। इनका जो सपना था वो चूर हो चुका है। अब ये नया सपना देखेंगे, और नया सपना क्या होगा? नया सपना होगा एक कलेक्टिव भारत का, नया सपना होगा एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स का, जिस कलेक्टिव पॉलिटिक्स से कांग्रेस निकली थी और साम्राज्यवाद विरोधी एक संयुक्त मोर्चे की शुरुआत हुई थी। और आप तय मानिए, यह तय मानिए कि आने वाले समय में सिर्फ वही विकल्प आने वाला है। सिर्फ टाइमिंग की बात है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। यह सच है, यह सच है। इसको आप बदल नहीं सकते, मैं भी बदल नहीं सकता। मैं चाहूं तब भी मैं इस परिवर्तन को आने से रोक नहीं सकता। जाहिर है कि इसमें कुर्बानियां होंगी। इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लेकिन उम्मीदें, क्योंकि मजदूर सच जानता है, क्योंकि मजदूर सच जानता है। हम सच नहीं जानते, हम सिर्फ झूठ जानते हैं। हम सिर्फ इल्यूजन्स में और झूठ के इल्यूजन्स में रहे हैं। मजदूर अब इल्यूजन में नहीं है। लॉकडाउन के पहले मजदूर भी इल्यूजन में था, उसे उम्मीदें थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद मजदूर के इल्यूजन्स गायब हो चुके हैं। आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे। जो थोड़े बहुत इल्यूजन्स रह गए हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, वो गायब होंगे। एक अन्य पहलू जिसे हम लोग थोड़ा सा समझें, इसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से। नरेंद्र मोदी ने एक लैंग्वेज डिकोड की है, तैयार की है, ऐसी भाषा तैयार की है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो जिस भाषा में नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, उसी भाषा में वो
यूपी में बोलते हैं, जिस भाषा में यूपी में बोलते हैं उसी भाषा में वो केरल में बोलते हैं, और जिस भाषा में केरल और यूपी में बोलते हैं उसी भाषा में वो डावोस में जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जिसमें कि 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े टाइकून अरबपति लोग शामिल होते हैं, उसमें भी वो वही भाषा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी भाषा पैदा की है और ऐसी भाषा यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप की है कि वो G20 के देशों के सम्मेलन में जब राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हैं तो वही भाषा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी इस मामले में, जिसे कहें कि यूनिवर्सल लैंग्वेज के इस्तेमाल के मामले में एक आइडियल चैप है, एक आदर्श व्यक्ति है। और इस यूनिवर्सल भाषा में मुश्किल यह है कि आप इसका अर्थ तय नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के जितने भाषण हैं वो G20 के सम्मेलन से लेके, और अभी 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 इस लॉकडाउन में भी उन्होंने मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है बड़े राष्ट्रों के साथ। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी भाषा गठित की है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा प्रचलित अवधारणाओं और प्रचलित भाषिक जो पदबंध हैं उनका अतिक्रमण करती है, उनको अस्वीकार करती है, उन्हें अपदस्थ करती है। आप जस्ट सोचिए, आप यहां से देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया। नरेंद्र मोदी का पहला कदम क्या था? नरेंद्र मोदी ने जब शासन संभाला तो उनका सबसे बड़ा कदम कौन सा था? उनका सबसे बड़ा एक कदम था, आप लोग भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। उन्होंने 2 फैसले लिए, बहुत बड़े फैसले थे। पहला फैसला लिया उन्होंने कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। अब आप बताइए, अब कर लीजिए बहस। सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए और सुभाष चंद्र बोस के भाषणों का जिक्र करते हुए, सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रशंसा के शब्द गढ़ते हुए नरेंद्र मोदी आए थे, और नरेंद्र मोदी ने उसी प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त कर दिया, गायब कर दिया, जिस कमीशन को बनाने पर सबसे ज्यादा खुशी सुभाष चंद्र बोस को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस इसको अंदर से मानते थे, व्यवहार में मानते थे। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था, मैंने फेसबुक पर लिखा भी था इसे। अब देश चलेगा लेकिन प्लानिंग कमीशन के बिना, देश चलेगा लेकिन पंचवर्षीय योजना के बिना, देश चलेगा लेकिन योजना के बिना। मुझे गैस देनी है, मुझे चूल्हा देना है, मुझे सस्ती चीजें करनी है, मुझे बेरोजगारों का ख्याल करना है। ये जो तमाम किस्म की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गढ़ी, इस लैंग्वेज का एकमात्र उद्देश्य यह था कि जो सुनिश्चित धारणाएं हैं जिनसे हम जीवन को, समाज को, योजना को, अर्थनीति को, राजनीति को परिभाषित करते हैं, उन तमाम किस्म के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करो, उसके बाहर ले जाओ, पूरा का पूरा डिस्कोर्स बाहर ले जाओ उसके। तो नया संसार कैसा आया? जो नया भाषिक संसार पैदा हुआ वो यूनिवर्सल भाषा का संसार था, जिसमें आप अर्थ नहीं पकड़ सकते थे। आखिर अर्थ कहां होता है इसमें? अरे भाई, अगर आप उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन देंगे तो वो आएगा तो किसी प्लानिंग का हिस्सा बन के ना। ये कैसे संभव है कि योजना ना हो और गैस चली जाए? यह कैसे संभव है कि मनरेगा के लिए पैसा चला जाए लेकिन वो प्लानिंग में ना आए? नरेंद्र मोदी ने जो भाषा गठित की, कभी डिटेल्स में उसके भाषणों की बात करूंगा मैं जब मौका लग जाएगा, क्योंकि अभी समय ही नहीं मिल पाता इतना। नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं और जो कमिटमेंट हैं टेलीविजन पर, तमाम किस्म के पार्लियामेंट के अंदर, तमाम आधिकारिक जो मंच है उन पर,
उस भाषा की ब्यूटी वही है जिसका, जहां से मैंने शुरू की, नरेंद्र मोदी की यूनिवर्सल भाषा की ब्यूटी क्या है? सत्य को छिपाओ और एब्सर्डिटी का महिमा मंडन करो। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज वह थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आई थी। वह ऐसी भाषा थी जो कि सत्य के ज्यादा करीब थी। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के साथ में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज आई है, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। वो सत्य को छिपाने का काम करती है। मसलन जैसे आपने मैंने कुछ लिखा और आपने क्या किया, मुझे आई लव यू का एक आइकॉन भेज दिया आपने। अच्छा, आपने मुझे देखा ही नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं है, आपने मुझे कभी इमोशनली आपने मुझे फील ही नहीं किया, देखा ही नहीं, और हाउ कैन यू से आई लव यू, और मैं कैसे फील कर सकता हूं आपको आई लव यू? तो ये जो आपने मुझे आई लव यू भेजा, उस आई लव यू में कौन सी चीज कम्युनिकेट हो रही है? सत्य कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, जस्ट सिंबल कम्युनिकेट हो रहा है। बल्कि ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो वर्चुअल रियलिटी ने तैयार की है, ये सत्य को छिपाने के लिए की है। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भाषा विकसित की, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज विकसित की, उस यूनिवर्सल लैंग्वेज की खूबी यह थी, जो कि खूब बोली जा रही है, खूब बोली जा रही है, जिसका कि वर्चुअल जगत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी खूबी क्या है? वह सत्य को छिपाती है और एब्सर्डिटी का महिमा मंडन करती है। हम यह भी कह सकते हैं ये छल की भाषा है, ये इसमें छल निहित है। इस भाषा की एक खूबी एक ये भी है कि इसमें एक से अधिक मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग भी हो सकते हैं। और यह भाषा जो कंट्राडिक्शन है उनको छिपाती है, जो रियल अंतर्विरोध हैं उनको छिपाती है। अब जैसे एक नमूना ले लें अपने लिए। नरेंद्र मोदी ने बहुत दावे के साथ कहा ना कि 370 हट गई है और अब देखिए मेन स्ट्रीम में कश्मीर आ गया है, और जनता के जानो माल की रक्षा अब केंद्र सरकार डायरेक्ट कर सकती है। अब आप बताइए मुझे कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक कश्मीर की जनता के जानो माल की कितनी रक्षा की गई और जानो माल का कितना नुकसान हुआ है? कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सब नेता जेल में, कार्यकर्ता जेल में, जनता सड़क पर है, घरों में बंद है, सेना के हाथ में पूरे राज्य का प्रशासन है। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट निगरानी करते हैं, लेकिन प्रतिदिन 140 करोड़ रुपए का बिजनेस का नुकसान कश्मीर की जनता का हो रहा है। और ये 5 अगस्त से लगाइएगा आप इसे। तो कश्मीर की जनता के जानो माल की रक्षा हुई या जानो माल का नुकसान हुआ? लॉकडाउन में हिंदुस्तान के जनता के जानो माल की रक्षा हुई या जानो माल का नुकसान हुआ? सारी दुनिया में लॉकडाउन जहां लागू किया गया, वहां लोगों के, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार घटती चली गई। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और अब बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सच को छिपाने के लिए बोल रहे हैं, सच को पाने के लिए नहीं बोल रहे, सच को बताने के लिए नहीं बोल रहे। आखिरी चीज, वो ये कि
एक चीज हम लोगों के दिमाग में इस वर्चुअल रियलिटी ने भर दी है, जिसको किसी तरह से हम लोग अगर निकाल पाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। वो ये कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो भी प्रमाण आए, नरेंद्र मोदी की योजना के घोषणा के खिलाफ में जो भी सबूत आए, उसे खारिज करो। ये चीज एकदम अंदर बिठा दी गई है। वर्चुअल रियलिटी ने, इस यूनिवर्सल लैंग्वेज ने, एक उस लैंग्वेज ने जिसने कि तमाम किस्म के कॉन्सेप्ट में सोचने की जो पद्धति पिछले 200 साल में हमने परिश्रम करके विकसित की थी, उस भाषाई संसार को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया। उन कॉन्सेप्ट को नष्ट कर दिया जिन कॉन्सेप्ट में हम लोग सोचते थे। और लोगों के दिमाग में एक चीज बिठा दी गई है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो भी प्रमाण आए, जो भी सत्य आए, जो भी तथ्य आए, उन्हें आप न माने। और यह बात भाजपा के कार्यकर्ताओं के ही दिमाग में खाली नहीं बिठाई गई है, आम जनता के दिमाग में भी यह चीज उतार दी गई है। और यह सबसे बड़ी चिंता की चीज है। इसे आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि लगातार आप वर्चुअल रियलिटी के इस पैराडाइम को वर्चुअल रियलिटी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक यह पैराडाइम बदलेगा नहीं, यह नहीं बदलेगा। लास्ट, नरेंद्र मोदी ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? नरेंद्र मोदी ने सबसे बढ़िया काम किया, 6 साल की सबसे बड़ी जो बिग अचीवमेंट, भाई ये तो बताना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ तो दिया है। नरेंद्र मोदी ने एक चीज दी, मनोरंजन, मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन। अब हर व्यक्ति देश की तमाम चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ एक काम में लगा हुआ है और एक काम का आस्वाद ले रहा है, उपभोग कर रहा है, वह मनोरंजन, मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन। और इसके लिए तरह तरह के पैकेज हर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास हैं। आप एक सामान्य सा कनेक्शन लीजिए। बीएम प्रसाद जी, यूएस में अभी लॉकडाउन नहीं है। यूएस में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका एक कारण है, वही कारण है जो यहां पे भी है, क्योंकि यूएस में ट्रंप ने बाकायदा वहां के मेडिकल सुविधाओं पर कोई, उसके विस्तार पर कोई खर्च नहीं किया और सारा मेडिकल सिस्टम निजी क्षेत्र के हाथ में है। इस मामले में तो हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के भाई हैं। सिर्फ एक चीज हम लोग करें जो कि जरूरत है, वो ये कि ये जो नए, जो भारत की जो इमेज है, वो नए भारत की कौन सी इमेज है? नए भारत की जो इमेज है वो क्रिटिकल भारत की इमेज है। हम ये कोशिश करें कि क्या हमारा जो पूरा का पूरा लेखन है, चिंतन है, मनन है, उसे आप फ्रस्ट्रेशन के तौर पर व्यक्त मत कीजिए प्लीज। आप अपनी असुविधाओं के फ्रेमवर्क में चीजें पेश मत कीजिए। आप समस्या पेश कीजिए। आप यहां से पेश मत कीजिए कि मैं घर से निकला तो मुझे बाजार में डॉक्टर नहीं मिला, मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला। नहीं, फ्रस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क में नरेंद्र मोदी का प्रतिवाद करेंगे तो वो प्रतिवाद सार्थक नहीं होगा। आप समस्या को समस्या की तरह देखिए, उससे व्यक्ति को अलग करके देखिए। व्यक्ति को उसमें शामिल मत करके देखिए। और एक जो नए किस्म की जो मॉरलिटी, नैतिकता, नैतिक श्रेष्ठता,
जो नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रियलिटी के जरिए क्रिएट की है, आप उसे क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। आप जब तक नरेंद्र मोदी ने जो मॉरलिटी के जो मानदंड प्रचारित किए हैं, लोगों के जेहन में उठाए, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बहुत ऑनेस्ट आदमी, ये एक मॉरलिटी का हाई पेच है नरेंद्र मोदी का कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। इससे बड़ा झूठ कुछ और हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वो एक बार पहने हुए कपड़े को दोबारा ना पहने। अरे मुकेश अंबानी भी अपने कपड़े दोबारा पहनता है, अदानी भी अपने कपड़े दोबारा पहनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की ब्यूटी है कि वो जब एक बार एक कपड़ा पहन लेते हैं तो दोबारा नहीं पहनते। अगर नरेंद्र मोदी के खाली कपड़े, उनकी सिलाई, उनकी कीमत उसी को आंका जाए तो प्रधानमंत्री का जितना बत्ता बत्ता मिलता है ना, वो सब उसी में लग जाएगा। खाने पीने का खर्चा तो छोड़ दो। मैं नहीं जानता क्या पीएम के यहां जो खाना बनता है, क्या वो सरकार फ्री में बनवाती है? क्या सरकारी खजाने से बनता है क्या? दिमाग से निकाल दें। नरेंद्र मोदी ने जो ये नैतिकता का जो एक सुपीरियर मानदंड बनाया है कि वह ईमानदार है, यह सबसे बड़ा झूठ है। यह सबसे बड़ा झूठ है। नरेंद्र मोदी ने जो यह मानदंड बनाया कि वह वंशवाद के खिलाफ है, यह सबसे बड़ा झूठ है। अरे वंशवाद के खिलाफ है तो यह अदानी और अंबानी की किसकी औलाद है भाई? ये कैपिटलिस्टों के लिए जो पैसा जा रहा है, ये किसकी औलाद है? मैं वो नहीं कहना चाहता कि बीजेपी के जो किसी नेता की बेटी को आप एमपी ना बनाएं, वो बन ही सकते हैं, वो नहीं। वंशवाद वह है जो कि आपको इस सिस्टम में दिखाई देता है जहां कैपिटलिस्टों के बच्चे, जिनको ये सरकार प्लेट में सजा के बैंकों से पैसे दे रही है, इसे कहते हैं वंशवाद को फलने फूलने के लिए खाद मुहैया कराना। मॉरलिटी के मामले में नरेंद्र मोदी ने जो मानक बनाए कि मैं ईमानदार हूं, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, पहला झूठ, बहुत बड़ा झूठ, नैतिकता के आधार पर सबसे बड़ा झूठ। दूसरा बड़ा झूठ कि वो वंशवाद का संरक्षक नहीं है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि पिछले 6 साल में ये वंशवादी पूंजीपतियों के लोगों को आपने लोन दिए कि नहीं दिए, उनके लोन माफ किए कि नहीं किए। ऐसे कितने पूंजीपति हैं जो कि अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़कर अपने पैर पर खड़े हुए हैं। अरे पूंजीपति तो वंशवाद के बिना साला चल ही नहीं सकता। तो ये जो मॉरलिटी का हाई पिच कि मैं कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ हूं, यह हाई पिच फेक है। नरेंद्र मोदी वंशवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है। तो वर्चुअल रियलिटी में जाते समय, वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम में नरेंद्र मोदी के चरित्र का विश्लेषण करते समय, नरेंद्र मोदी ने जो नैतिकता के, जो श्रेष्ठता के मानदंड प्रचारित किए हैं, वो एकदम फेक है। उन्हें क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और उन्हें क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि नहीं वो तो यशवंत सिन्हा का बेटा है। नहीं, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा मामला। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन करते समय व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, उसमें से समस्या को सामने रखना होगा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, उस काम के आधार पर नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन करना होगा। नरेंद्र मोदी ने किसी जज को धमकी नहीं दी, लेकिन पूरी न्यायपालिका नतमस्तक खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो विराट का इमेज बनाई है, उस विराट का इमेज से जज भी प्रभावित हैं। वो किसी धमकी से प्रभावित नहीं है। मैं जजों के
जो स्वतंत्र अस्तित्व है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता। मैं एकदम वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम में मैं न्यायपालिका को भी देख रहा हूं। मैं कितना बड़ा उपहास है ये कि अभी न्यायपालिका पूरी तरह से वर्चुअल नहीं बनी है, लेकिन वर्चुअल न्याय की शुरुआत तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट से तो शुरुआत हो गई। वर्चुअल पिटीशन सुने जा रहे हैं। वर्चुअल नायक, वर्चुअल न्याय, वर्चुअल राजनीति, वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल जनता, वर्चुअल आश्वासन और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, यही नरेंद्र मोदी के वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम की सच्चाई है। और इसका लक्ष्य क्या है? नियंत्रण और वर्चस्व। आप इस पैराडाइम को जब तक वर्चुअल रियलिटी के फ्रेमवर्क में क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अब आखिरी एक और कदम उठाया उन्होंने, वर्चुअल परीक्षाएं होंगी। अब कमरे में, घर में बैठ के बाकायदा आप अपनी किताब सामने रख के परीक्षाएं दे सकते हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो परीक्षाएं न ले, सबको वैसे ही पास कर दे। ये परीक्षा का पाखंड न करे। सारे विपक्ष को यह मांग करनी चाहिए कि यह परीक्षा का पाखंड बंद होना चाहिए। या तो परीक्षाएं नॉर्मल होने के बाद में एक साथ ली जाएं, अन्यथा सबको वैसे ही पास कर दिया जाए जैसे कि आपने छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पास कर दिया है। कोई परेशानी नहीं है इसमें। अगर बच्चे पास हो जाते हैं क्या नुकसान है इसमें? लेकिन इस वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम को क्वेश्चन करने की जरूरत है। अब ये परीक्षाएं भी वर्चुअल लेंगे, टीचिंग भी वर्चुअल होगी, न्याय भी वर्चुअल होगा, नरेंद्र मोदी का कम्युनिकेशन भी वर्चुअल होगा और हिंदुस्तान भी वर्चुअल होगा। जी नहीं, जी नहीं, हमें रियल चाहिए। मुझे रियल परीक्षा चाहिए, अन्यथा सबको वैसे ही पास करो, सबको वैसे ही पास करो। मुझे रियल क्लासेस चाहिए। रियल क्लासेस का विकल्प वर्चुअल क्लासेस नहीं है। इटली और अमेरिका में वर्चुअल क्लासेस नहीं होती। जनता को यह बेवकूफ न बनाया जाए कि अब शिक्षा संस्थानों की और कक्षाओं की कोई जरूरत नहीं है, अब गुरुजी घर से क्लास ले लेंगे। मुझे रियल क्लास चाहिए, रियल शिक्षा चाहिए, रियल न्याय चाहिए। मुझे जज के सामने खड़े हुए वकील चाहिए अदालत में, मुझे मुवक्किल चाहिए अदालत में। मुझे ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय नहीं चाहिए। ये इमरजेंसी का एक कोई छोटा विकल्प हो सकता है कि कोई क्रिमिनल है, वो जेल में पड़ा हुआ है, जिसे लाने में असुविधा हो रही है, तो वहां आप सिटिंग कर लीजिए। अरे जैसा अमेरिका में भी वर्चुअल न्याय नहीं हो रहा है, इटली में भी वर्चुअल न्याय नहीं हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने को ही और जनता को ही नहीं, उसने न्यायालय को भी वर्चुअल बना दिया है, न्याय को भी वर्चुअल बना दिया है। और वर्चुअल न्याय और वर्चुअल न्यायाधीश रियल चीज को फील ही नहीं कर सकते, महसूस ही नहीं कर सकते। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर लोग निकल रहे हैं तो निकले। अरे आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में शुरू किया जाए कि केंद्र सरकार ने झूठ बोला, झूठ एफिडेविट दी कि 23 लाख लोगों का बाकायदा नीचे प्रबंध कर दिया गया है, कोई सड़क पर नहीं है, सबको खाना मिल रहा है। और यह झूठा एफिडेविट था जो केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन जज साहब आप महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपको भी वर्चुअल बना दिया गया है। तो लड़ाई किस बात की होगी? लड़ाई होगी रियल की, वर्चुअल की नहीं। मुझे न्याय चाहिए रियल में, मुझे अदालतें फंक्शन करने वाली चाहिए, मुझे सड़कों पर लोग चलते हुए सीधे दिखाई देने चाहिए, मुझे होटल रेस्टोरेंट सारी चीज खुले, सारी चीज, ट्रेन चले, बस चले, हवाई यात्राएं चले, सब चीज नॉर्मली चले। यह नहीं हो सकता कि आधा ये चलेगा आधा ये नहीं चलेगा, यह नहीं हो सकता।
जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो पैदल जाएं, जो लोग बस से जाना चाहते हैं वो बस से जाएं। आप जाने आने के अधिकार को आप बाधित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने आश्वासन दिया था ना कि आप जो लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन देंगे। किसी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टाइम टेबल और ट्रेन के रिजर्वेशन काउंटर खुले हुए नहीं हैं। आपने ये वर्चुअल वायदा किया था और वर्चुअल प्रबंधन किया है आपने। अब कोई 10 मिनट में अपनी टिकट बुक करा ले तो करा ले। अरे ऐसे कहीं व्यवस्था होती है? काउंटर खोलिए, काउंटर, वर्चुअल काउंटर नहीं, रियल रेलवे स्टेशन के काउंटर खोलिए। वहां टाइम टेबल लगाइए कब ट्रेन जाएगी। और अब और कोई ट्रेन नहीं चल रही तो वे ट्रेनें सिर्फ दिन में एक बार नहीं, दिन में 10 बार चलाइए। मैं अपनी बात जहां से मैंने शुरू किया था, ये जो श्रमजीवी एक्सप्रेस चलाने का भी जो लक्ष्य है और घोषणा है, ये भी महाझूठ है। इसे भी आप वर्चुअली डील करना चाहते हैं, वर्चुअली प्रबंधन करना चाहते हैं इसका। सो नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने के लिए उनके वर्चुअल पैराडाइम को, वर्चुअल रियलिटी में निर्मित व्यक्तित्व को और उनकी जो तमाम संस्थानिक प्रयत्न है उनको डिकोड करने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग वह काम नहीं कर रहे। इस तरफ ध्यान जाएगा तो निश्चित तौर पर मुझसे भी ज्यादा बेहतर चीजें लोग जानते हैं, क्योंकि वे राजनीति के, संस्कृति के, साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे आपको? महानायक नरेंद्र मोदी वर्चुअल रियलिटी में मिलेगा और एक असफल नरेंद्र मोदी आपको रियलिटी में मिलेगा। आप वर्चुअल रियलिटी के नायक को, जिसको कि आप आस्वाद ले रहे हैं और देख रहे हैं, आप इसे चुनौती दीजिए, लिखिए इसके बारे में। वही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।